अब्बास अहमद एंड हमने रियोलॉजी वाली सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। रियोलॉजी सीरीज़ का आज हमने पार्ट 3 करना है। हमने न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है, पार्ट 1। और अगर पार्ट 2 आपने नहीं देखा हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले जाएँ, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखें, आपको इंशाल्लाह ईज़िली समझ आ जाएगा। हम लेक्चर की शुरुआत से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मीठी बात करना भी एक सदका जारिया है। यानी अगर किसी शख्स के साथ आप अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं और उसको ऐसी बात नहीं करते जिससे उसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे वगैरह वगैरह, तो ये भी एक सदका जारिया है। तो हमें चाहिए छोटी मोटी बातें जो अच्छी होती हैं उसको अडॉप्ट किया जाए। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में पढ़ना है। रियोलॉजी के कंसेप्ट के बारे में पहले आपको क्लियर होना चाहिए। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि जो रियोलॉजी होती है ना, जो फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती है, ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंस है कि हमें कि जब हम फार्मेसी में क्यों पढ़ते हैं। ये तो फ्लूइड डायनामिक्स में फ़िज़िक्स वालों को पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ते हैं उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि आगे जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमने फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है कि डिफरेंट टाइप्स के हमें ऑइंटमेंट्स बनाने होते हैं, हमें जेल्स वगैरह बनानी होती है, उसके अलावा कुछ लिक्विड जो डोजेज फॉर्म होती है, मेड सिरप्स वगैरह बनाने होते हैं। इस तरह की चीज़ें जब बनाते हैं ना, तो उसमें उनकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है। जैसे विटामिन डी का इंजेक्शन आपने बताया, मैंने बताया था कि आप बनाते हैं, अगर विटामिन डी का इंजेक्शन अगर आप बना लेते हैं, आपको उसकी फ़्लो का प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता ना, तो विटामिन डी का इंजेक्शन बड़ा क्लॉट मतलब हार्ड टाइप का होता है। अगर आप पेशेंट को लगा देते हैं और उसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ का आपको नहीं पता, तो वो क्या करेगा, वो बॉडी में जाके वो क्लम्प वगैरह बना सकता है और उसको फ़ायदा पहुँचाने की बजाय नुकसान पहुँचा सकता है। इस तरह अगर आप आई ड्रॉप्स बनाते हैं, आई ड्रॉप्स बनाने के बाद अगर आपको उसकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता, अगर आप उस पेशेंट की आँख के अंदर वो डालते हैं, तो आँख के अंदर जाके अगर वो क्लम्प बना लेता है, क्लॉट हो जाता है, या जो है ना हार्ड हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, तो वो उसको फ़ायदा पहुँचाने की बजाय नुकसान पहुँचाएगा और बंदे को अंधा कर सकता है। इस तरह और भी काफ़ी सारी जो फार्मेसी से रिलेटेड और भी आप गम्स वगैरह बनाते हैं, और उसके अलावा कोई भी आप ऑइंटमेंट बनाते हैं, ऑइंटमेंट आप कैलामाइन लोशंस वगैरह बनाते हैं, हम वैक्सीन्स बनाते हैं, 100 किस्म की चीज़ें बनाते हैं। अगर हमें उनकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता होता, तो उनको जो है ना आगे आगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी स्टेबिलिटी को, इनको जो है ना आगे डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। और आपको पता है उनकी एक्सपायरी भी हम निकालते हैं, उनकी एक्सपायरी की जो डेट होती है वो भी रियोलॉजी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है। और इसी तरह जो ड्रग्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो टॉपिकल ड्रग्स होते हैं, उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी वो कितना बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी तकरीबन इसी पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ है, यानी किस किस जगह पे वो जा रहा है, किस तरह वो सेल मेम्ब्रेन पे बाउंड करेगा और किस तरह आगे जाके अपनी वो करैक्टरिस्टिक शो करेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता वगैरह। ये सारी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ हमने इसको रियोलॉजी वगैरह में पढ़नी होती है। तो अब ये जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ होती है ना, फ्लूइड किस तरह फ़्लो करता है, ये 3 किस्म की होती हैं। एक हम आइडियल फ्लो कहते हैं, एक न्यूटोनियन फ्लो होता है, एक नॉन न्यूटोनियन फ्लो होता है। आइडियल फ्लो का मतलब है ख्याली, यानी जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमने वैसे ही एक एज अ मॉडल बनाया हुआ ताकि हम उनको बताएं कि यार जो दूसरे फ्लूइड के बारे में हमने पढ़ते हैं तो उनके बारे में हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें, उनको पढ़ सकें। आइडियल फ्लो ये होता है कि ऐसा फ्लूइड जिसकी कोई विस्कोसिटी ना हो, जीरो विस्कोसिटी हो। अब किसी फ्लूइड की जीरो विस्कोसिटी हो तो फ्लो नहीं करना चाहिए। ऐसा फ्लूइड जिसकी जीरो विस्कोसिटी हो, ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, आप उसे कंप्रेस ही नहीं कर सकते, आप उस पर फोर्स ही नहीं लगा सकते। हर फ्लूइड फ्लो का अगर किसी उस पर फ्लूइड पे अगर मिसाल के तौर पर पानी है, आपने पानी को नीचे से ऊपर मंजिल पे पहुंचाना है, मोटर लगाएंगे आप, नीचे से ऊपर तब ही जाएगा। लेकिन आइडियल फ्लूइड ये है कि आप फोर्स ना लगाएं तब भी वो फ्लो कर दे, इनकम्प्रेसिबल हो वगैरह। तो ये मतलब इम्पॉसिबल काम है ना, और एक स्ट्रीम लाइन में वो फ्लो करे, ये हमारे पास आइडियल फ्लूइड होता है, इसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाती है। उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। जो बाकी 2 फ्लूइड्स हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज। जो न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है ना, न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? जो न्यूटन साहब थे ना, मैंने आपको बताया पहले भी कि उन्होंने ना काफ़ी चीज़ों पे स्टडी की थी। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें दिए, उन्होंने हमें लॉ ऑफ मोशंस दिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके अलावा उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड पे बड़ा काम किया, स्पीड ऑफ लाइट पे, डुअल नेचर ऑफ लाइट पे काम किया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया। इसी तरह उन्होंने जो पहली जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस थी जो इन्होंने हमें फ्लूइड की मोशन के बारे में दी, उसके बारे में इन्होंने काम किया था, और इसका उन्होंने नाम दिया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब जो फ्लूइड्स इसके न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे उन्हें हम कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो इसके लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उन्हें हम कहेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता था हमें कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर कोई स्ट्रेस लगाते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। जब भी किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाएं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। जब भी आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाएं
और उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो लेकिन उसकी विस्कोसिटी सेम रहे, तो ये बॉडी हमारे पास न्यूटोनियन बॉडीज़ कहलाती है। यानी आप किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस लगाते हैं और उसके अंदर स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो जाए और स्ट्रेन प्रोड्यूस होने के बाद उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, विस्कोसिटी, तो वो ऐसी बॉडीज़ को हम न्यूटोनियन बॉडीज़ कहते हैं या न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। तो ये बॉडीज़ कौन सी होती हैं? इसकी सिंपल एग्जांपल किया कि आप पानी लें, पानी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड, कि आप पानी को लें और पानी लेने के बाद आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें। स्ट्रेस किस तरह अप्लाई करें? आप उसमें हाथ घुमाना स्टार्ट कर दें। अगर आप स्लो उसमें हाथ घुमाएंगे तो वो स्लो मूव करेगा, यानी स्लो स्ट्रेन यानी डिफॉर्मेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगी। और अगर आप तेज़ी से यूँ हाथ हिलाएंगे तो तेज़ी से फ्लूइड फ्लो करेगा और आपको उसकी मुँह, आप छींटे भी आपके उसकी मुँह पे आ सकती हैं। तो ये ऐसा फ्लूइड, लेकिन उसकी विस्कोसिटी सेम रहेगी। यानी ये नहीं होगा कि आप हाथ हिलाएंगे तो पानी गाढ़ा हो जाएगा या पानी पतला हो जाएगा और ज़्यादा तेज़ी, विस्कोसिटी सेम रह रही है। आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, यानी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है, वो घूम रहा है, उसमें वेव्स बन रही हैं और विस्कोसिटी भी सेम रह रही है। तो ऐसे फ्लूइड्स को हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो वाले फ्लूइड्स हैं, आपको दोबारा बताऊं, कि आप स्ट्रेस अप्लाई करें उनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए। हम जब लिक्विड्स की बात करते हैं ना, तो हम स्ट्रेन नहीं कहते, हम रेट ऑफ शेयर कहते हैं या शेयर रेट कहते हैं। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करें और उसमें शेयर रेट प्रोड्यूस हो जाए और उसकी विस्कोसिटी सेम रहे, ऐसे फ्लूइड्स को हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ऐसे फ्लूइड्स को हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, अब चूंकि हम जब ग्राफ बनाते हैं ना, हम रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इस ग्राफ को हम ग्राफ नहीं कहते, अब इस ग्राफ को हम रियोग्राम्स कहते हैं। रियोग्राम, अगर हम इसका रियोग्राम ड्रा करें तो उसमें अगर यहाँ पे हम रख दें स्ट्रेस और यहाँ पे रख दें स्ट्रेन, यानी शेयर रेट हम कहते हैं, अगर शेयर रेट रख दें या स्ट्रेस और स्ट्रेन, इन दोनों के दरमियान हम ग्राफ बनाएं, तो इन दोनों का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अगर मैंने आपको बताया कम स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो कम स्ट्रेन यानी शेयर रेट प्रोड्यूस होगा, अगर ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो और ज़्यादा होगा। यानी हमेशा हमें जो है ना स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन हमेशा हमें मिलेगी। हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेन है, यानी जो शेयर रेट है वो बढ़ता जा रहा है। कम स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो कम बढ़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो ज़्यादा होगा। कितनी बॉडीज़, हमने कितने फ्लूइड को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हमारे पास है न्यूटोनियन और दूसरा हमारे पास है नॉन न्यूटोनियन। आपको बताया इन दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। जो न्यूटोनियन है उसकी विस्कोसिटी सेम रहती है, ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी सेम रहे, हम स्ट्रेस अप्लाई करें स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो जाए लेकिन विस्कोसिटी सेम रहे, ऐसे फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। और उसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसका ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। रियोग्राम हम ड्रा करते हैं तो क्या होता है, हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ऐसे फ्लूइड्स को हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। और इसकी एग्जांपल में वाटर इज़ द बेस्ट एग्जांपल। और भी बड़ी सारी एग्जांपल है, ग्लाइसिन हो गया है, जल हो गया, जल तो खैर नहीं है, इंक हो गया है और ब्लड हो गया हमारा, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है न्यूटोनियन में। ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं न्यूटोनियन में। ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी सेम है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, उसकी विस्कोसिटी सेम है। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर इतनी चीज़ें हैं, प्लाज्मा फ्लूइड भी है, उसके अलावा प्रोटीन्स भी बार बार लिवर बना के डाल रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ब्लड हमारा उसी तरह रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्लड हमारा क्लॉट हो जाए, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाए या कम हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि ब्लड जो है ना एक जगह पे फंस जाए, क्लॉट बना ले। तो ये भी क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड के एक एग्जांपल्स है। अब हमारे पास जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनकी विस्कोसिटी वेरी कर जाती है। यानी अगर आप उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उनकी विस्कोसिटी वेरी कर जाती है। उसकी भी एग्जांपल ये है कि आप जो है ना कोई गम वगैरह लें, इंक लें या शहद ले लें। अब शहद एक प्याले में ले रहे हैं, उसके अंदर चम्मच मारते जाए, ये नहीं होगा कि आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही रहेगी तकरीबन। आप बेशक ज़्यादा तेज़ी से हिलाएं तो वो जो है ना फ्लूइड उतनी थोड़ी कम फोर्स लगाएंगे तब भी उतनी तेज़ी से घूमेगा, और अगर ज़्यादा तेज़ी से घुमाएंगे तब भी जो है ना इसी तरह का वो मोशन शो करेगा, इसी तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अब ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की हैं, यानी विस्कोसिटी सेम नहीं है। आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन विस्कोसिटी सेम नहीं है। तो ऐसी फ्लूइड्स को हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब ये जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होती है ना, इनको आगे फर्दर हमने 3 हिस्सों में और डिवाइड किया होता है। एक हम कहते हैं प्लास्टिक फ्लूइड या प्लास्टिक फ्लो, और दूसरा हमारे पास होता है सूडो प्लास्टिक, और तीसरा हमारे पास होता है डायलेटेंट। तीसरा हमारे पास होता है डायलेटेंट। अब जो प्लास्टिक है, सूडो प्लास्टिक है और डायलेटेंट है।
अब प्लास्टिक में क्या फ़र्क है और सूडो प्लास्टिक और डायलेटेड, इनमें क्या फ़र्क है? तीनों जो है ना वेरी करती हैं, तीनों का सेपरेट सिस्टम है, यानी तीनों के तीनों जो है ना वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगी न्यूटोनियन फ्लूइड वाली। अब जो सूडो प्लास्टिक है ना, पहले हम प्लास्टिक के बारे में देख लेते हैं। प्लास्टिक जैसे आपने मार्फस सॉलिड को देखा होगा, मार्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी। अब मार्फस सॉलिड क्या करता है, अगर हम उसको मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट करते रहते हैं, उसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। अब उसको मेल्ट करते रहते, जैसे प्लास्टिक हो गया, जैसे ग्लास हो गया, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन जैसे 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 टेम्परेचर देते रहते हैं, एक खास पॉइंट पे वो क्या करता है, आहिस्ता 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 मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और होते 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 से ग्लू टाइप की, गम टाइप की बन जाए। जैसे आप टायर को आग लगाएं, शुरू में बड़ी मुश्किल से उसे आग लग रही होती है, पिघलता ही नहीं है, लगाते जाओ 4-5 घंटे बाद उससे आहिस्ता 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 गम टाइप की बन जाती है, यानी वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या थी, पहले वो जो है ना सॉलिड था, सख्त था, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आपने कंटिन्यूसली स्ट्रेस अप्लाई किया 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 हीट एनर्जी की फॉर्म में, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उसके जो पार्टिकल्स थे वो दूर होते गए, और उसमें जो है ना मोबिलिटी आ गई, यानी उसने आहिस्ता 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 फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह जैसे ये प्लास्टिक है, अब इस प्लास्टिक पे मैं जितना मर्जी जोर लगाता रहूँ ये नहीं टूटेगा, लेकिन जब मैं एक खास वैल्यू तक पहुंचूंगा, लेकिन फुल जोर लगाऊं तो क्या होगा, क्लच करके एकदम टूट जाएगा। शुरू में मैं फोर्स लगा रहा हूं लेकिन डिफॉर्म नहीं हो रहा, यानी स्ट्रेस अप्लाई करी जा रहा हूं, लेकिन इसमें इतनी डिफॉर्मिटीज नहीं आ रही। लेकिन एक खास वैल्यू तक पहुंचने के बाद, ये खास वैल्यू तक जब मैंने खास वैल्यू की स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, ये टूट जाएगा। उस खास वैल्यू को हम कहते हैं यील्ड वैल्यू। यानी ये क्या है, इस तरह की फ्लूइड को हम प्लास्टिक मोशन कहते हैं या प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। हम पहले वाली को देखते हैं। पहले वाला जो प्लास्टिक फ्लो है, प्लास्टिक फ्लो में क्या होगा कि प्लास्टिक फ्लो में स्ट्रेस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कभी नहीं होगा स्ट्रेन के। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा स्ट्रेन के। कब हो जाएगा स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, जब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये यील्डिंग पॉइंट पे पहुंचेगी, यानी एक खास वैल्यू आएगी, तब हमारे पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेन के। अदरवाइज हमारे पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के नहीं होगा। यानी हम बेशक फोर्स अप्लाई करते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रबड़ है, आप कोई भी रबड़ ले ले, आप रबड़ को यूं स्ट्रेच करते रहे, छोड़ेंगे दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अब ये स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रेन आ रही है, दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। अब ये टूट रहा नहीं है। इसी तरह जो प्याज होता है, आप प्याज को ले ले, प्याज को मुक्का मार के उसे तोड़ें। अब प्याज को जब मुक्का मार के आप उसे तोड़ रहे हैं, तो शुरू में प्याज को आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो मारते रहे, ऐसा नहीं होगा। आप स्लो मुक्का मारेंगे तो वो स्लो टूटता रहेगा। ज़्यादा मुक्का मारेंगे ज़्यादा तेज टूटेगा, ऐसा नहीं होगा। आप प्याज लें, आप जोर आहिस्ता आहिस्ता मुक्का मारेंगे और टूटेगा नहीं, लेकिन एकदम जोर से मुक्का मारेंगे और उसके पीसेज हो जाएंगे। यानी आपने क्या किया, उसको डिफॉर्म कर दिया। क्यों डिफॉर्म किया? क्योंकि उसकी एक यील्डिंग पॉइंट आ गई, खास वैल्यू आ गई, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। तो इस तरह के फ्लो को या इस तरह के पार्टिकल्स को हम वो कहते हैं प्लास्टिक फ्लो कहते हैं। अब मैं आपको लिक्विड में भी बताता हूँ, मैंने पहले आपको सॉलिड्स की एग्जांपल दिया। अब लिक्विड्स में भी बिल्कुल कभी इसी तरह होता है कि जैसे आपने वो सिरप लिया होगा, जो स्टमक वगैरह के सिरप वगैरह लेते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज। अब उसमें ये होता है कि नीचे जो है ना क्लम्स वगैरह बने होते हैं, और आप जो है ना अगर आप सिरप खोल के थोड़ा सा स्पून वगैरह में देने की कोशिश करते हैं तो वो पानी टाइप का नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप उसको शेक करते हैं, हिलाते रहते हैं, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वो गाढ़ा फ्लूइड बाहर आना लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि नीचे उनके क्लम्स बने होते हैं। जैसे ही आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो एक खास यील्डिंग पॉइंट के बाद क्या होता है, वो क्लम टूटने लग जाते हैं, और वो क्लम टूटते हैं। क्लम टूटने के बाद जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद वो फ्लो उसका बाहर आ जाता है। ये हमारे पास था प्लास्टिक फ्लो से रिलेटेड। अब इसका रियोग्राम कैसे ड्रा करेंगे? इसका रियोग्राम कुछ यूँ ड्रा करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये रियोग्राम है, इसी तरह हम यहाँ पे स्ट्रेस लेते हैं, यहाँ पे हम शेयर रेट लेते हैं। जब यहाँ पे हमने स्ट्रेस लिया, यहाँ पे शेयर रेट दिया, मैंने आपको बताया कि ये शुरू से नहीं स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि शुरू से जो है ना सिर्फ न्यूटोनियन फ्लूइड स्टार्ट होते हैं, जिनके शुरू से स्ट्रेस डायरेक्टली ओवर स्ट्रेन के होता है। ये क्या करेगा, ये खास यील्डिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा, और उसके बाद ये यूं इस टाइप का ग्राफ बनाएगा। यहाँ से ये जो यहाँ से जब ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं यील्डिंग पॉइंट। यानी इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये टूट गया। शुरू में हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आ रही थी, कोई नहीं टूट रहा था। जैसे मैं मार्कर पे फोर्स अप्लाई कर रहा था, लेकिन मार्कर नहीं टूट रहा था, लेकिन एक खास यील्डिंग पॉइंट पे पहुंचा और उसके बाद ये मार्कर टूट गया। उसके बाद मैंने जितनी फोर्स अप्लाई की उतनी डिफॉर्मेशन आती रही, जितनी फोर्स अप्लाई की उतनी इसमें डिफॉर्मेशन आती रही। ये डिफॉर्मेशन को शो कर रही है ग्राफ। तो ये हमारे पास इसका रियोग्राम है, जो प्लास्टिक फ्लो है, प्लास्टिक फ्लो। अब होता ऐसा क्यों है कि यार इन पे हम फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, ये होता नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो सिरप होते हैं स्टमक वगैरह के लिए, उसके अगर मिसाल के तौर पे ये मैं बोतल बनाता हूँ, इसके अंदर सिरप है, कोई भी सिरप की बोतल है ये, उसके अंदर यहाँ पे फ्लूइड पड़ा हुआ है, वाटर है ऊपर, और नीचे जो है ना इसके छोटे छोटे क्लम्स बने होते हैं। जो इसका फ्लूइड का जो मेन मटेरियल होता है ना, वो नीचे क्लम बना के बैठ जाता है।
अब इसके दरमियान बड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आप क्या करते हैं, सिरप को शेक करते हैं। जब सिरप को मैं सिर्फ क्लम्बिंग बार बना रहा हूँ, तो जैसे ही आप सिरप को शेक करते हैं, इनके जो क्लम्स होते हैं ना, वो एकदम दूर चले जाते हैं। जैसे ही दूर चले जाते हैं, इनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विस्कोसिटी कम होने की वजह से क्या होता है, ये गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने के बाद ये बाहर आ जाता है, हम पी लेते हैं। तो ये प्लास्टिक फ्लो से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट हमारे पास सूडो प्लास्टिक फ्लो से रिलेटेड। जो सूडो प्लास्टिक फ्लो से रिलेटेड होता है ना, सूडो प्लास्टिक फ्लो जो है ना, जो लार्ज पॉलीमर्स टाइप के होते हैं ना, वो पॉलीमर्स इसको शो करते हैं। जब हमारे पास मिसाल के तौर पे जो ग्लू वगैरह होती है, जैसे हमारे पास टूथपेस्ट होता है, आप टूथपेस्ट है आप उसे दबाएं आपको लिक्विड टाइप का लगेगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर ब्रश के ऊपर डाल देते हैं, आप ब्रश को आगे पीछे जिस तरह मर्जी घुमाते रहें, लेकिन वो फ्लूइड की तरह फ्लो नहीं करेगा, वो आपको सॉलिड टाइप का बन जाएगा। इसी तरह जैसे केचप होता है, आप अंदर देखें, आप केचप के अंदर उंगली डालें, आपको ऐसा फील होगा जैसे लिक्विड फॉर्म है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें तो वो लिक्विड फॉर्म की तरह फ्लो नहीं करेगा जिस तरह पानी फ्लो करता है। तो ऐसे फ्लूइड जिनमें लार्ज पॉलीमर्स हों, उसके ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करें और वो थिक हो जाए, यानी उनकी विस्कोसिटी जो है ना चेंज हो जाए, वेरी हो जाए, या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, इस तरह के फ्लूइड्स को हम सूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। सूडो का मतलब है रॉन्ग, और प्लास्टिक का मतलब है प्लास्टिक से अलग, यानी ऐसा फ्लूइड जो प्लास्टिक से सेपरेट प्रॉपर्टीज शो करे। जो उस प्रॉपर्टीज प्लास्टिक फ्लो ने शो की थी उससे सेपरेट प्रॉपर्टीज शो करे, ऐसे फ्लूइड को हम सूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं। सूडो प्लास्टिक फ्लूइड वो होता है, इसे जो है ना शेयर थिनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। शेयर थिनिंग फ्लूइड का मतलब ये है कि आहिस्ता 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 जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी, इसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। जैसे आपके पास केचप है, केचप को आप शेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। जैसे आप दही ले आते हैं, दही से आप लस्सी बनाते हैं, दही की क्या होती है, दही के अंदर उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन जैसे आप फोर्स अप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो फ्लूइड पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला हो जाएगा, और उससे लस्सी एक किस्म की बन जानी है, यानी उसकी विस्कोसिटी कम हो गई है। ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ऐसे फ्लूइड का जो हमने ग्राफ बनाना होता है वो बिल्कुल तकरीबन उसके जैसा होता है। जैसे हमारे पास जो प्लास्टिक फ्लो का था, प्लास्टिक फ्लो का सिर्फ यार्ड यील्डिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये हमारे पास स्टार्ट होता है 0 पॉइंट से, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड का स्टार्ट होता है। ये 0 पॉइंट से क्यों स्टार्ट होता है, 0 पॉइंट से तो न्यूटोनियन फ्लूइड का स्टार्ट होता है। उसकी वजह यह है कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है ना, उसका ग्राफ 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, लेकिन वो स्ट्रेट होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। स्ट्रेस बढ़ रहा है तो इररेगुलर वे में बढ़ता है, ये यूं भी हो सकता है, ये यूं भी हो सकता है, यूं भी इररेगुलर वे में, यानी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रेट पाथ हो तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड का है, और अगर यहाँ से शुरू से स्टार्ट हो और कर्व पाथ हो तो ये हमारे पास सूडो प्लास्टिक फ्लो का आता है। और तीसरा हमारे पास डायलेटेड फ्लूइड है। डायलेटेड फ्लूइड वो होता है जिसकी विस्कोसिटी जो बढ़ती जाए, जिसकी विस्कोसिटी आप जितना उसे शेक करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और वो और ज़्यादा गाढ़ा होता है जी, और ज़्यादा गाढ़ा होता है जी, और ज़्यादा गाढ़ा होता है जी, इसको हम डायलेटेड फ्लो कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि आप पानी के अंदर कोई ग्लू डाल दें, आप पानी के अंदर ग्लू डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा पानी ले, उसके अंदर जो है ना एक एल्फी का पूरा वो डब्बा डाल दें। अब उसके बाद क्या होगा, आप जैसे उसे शेक करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वो और ज़्यादा गाढ़ा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जैसे आप जो है ना चूना करते हैं, घरों के चूना वगैरह करने के लिए चूने के पत्थर डालते हैं, पहले वो फ्लूइड उसके अंदर पानी डालें बिल्कुल हल्का होता है, लेकिन जैसे ही आप उसको शेक करते जाएंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे लाते रहेंगे, वो और ज़्यादा गाढ़ा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और आपको आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस और ज़्यादा उसको डिफॉर्म करने के लिए, और ज़्यादा शेयर रेट अपना रहे। इसकी और एग्जांपल ये है कि अब जब घरों में आटा वगैरह गूंदा जाता है, पहले हम आटा लेते हैं, उसके अंदर पानी डालें, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जैसे ही आप आटा गूंदते हैं, यानी उस पर ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर आहिस्ता 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 आटा क्या हो जाएगा, सॉलिड बनता जाएगा, सॉलिड बनता जाएगा, सख्त हो जाएगा। उसके बाद अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उतनी आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी उसकी। इसी तरह इसकी और एग्जांपल भी हैं, जैसे कस्टर्ड वगैरह घरों में बनाते हैं, पहले सिंपल सॉलिड फॉर्म में होता है, वो फ्लो कर सकता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर आप रखें, उसके बाद फोर्स अप्लाई करते रहे, वो एकदम हार्ड हो जाएगा। फोर्स कैसे अप्लाई की, आप फ्रिज वगैरह में रख दें, ठंडा हवा एटमॉस्फेयर फोर्स अप्लाई करते रहेगी, या आप जो है ना उसे हवा वैसे छोड़ दें, ठंडा हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे फ्लूइड्स जिनकी विस्कोसिटी क्या हो रही है, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाए, यानी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनकी विस्कोसिटी और ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा गाढ़े हो जाए, ऐसे फ्लूइड्स को हम डायलेटेड फ्लूइड्स कहते हैं। और इन डायलेटेड फ्लूइड्स की ग्राफ कुछ इस तरीके से हम ड्रा करते हैं कि हम जो है ना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, शेयर रेट बढ़ता जा रहा है, तो और इनकी विस्कोसिटी भी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मैं मोटा मोटा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। दो किस्म के फ्लूइड थे, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन वो थे जिनकी विस्कोसिटी सेम थी, नॉन न्यूटोनियन वो थे जिनकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है। उनको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक और डायलेटेड।
प्लास्टिक वो था जिनकी प्रॉपर्टीज़ यील्डिंग पॉइंट के बाद चेंज होती है, जिसकी विस्कोसिटी यील्डिंग पॉइंट के बाद चेंज होती है। आप एक ख़ास पॉइंट तक उसे फोर्स लगाएं, उसके बाद एकदम वो टूट जाए या उसकी यील्डिंग पॉइंट आज फ्लो करना स्टार्ट कर दे, ऐसे प्लास्टिक। और इनका जो ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है यील्डिंग पॉइंट से। इसी तरह सूडो प्लास्टिक था जिनमें लार्ज पॉलीमर्स होते हैं। वो लार्ज पॉलीमर्स क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बिल्डअप करते हैं, लेकिन उसके बाद रेजिस्टेंस बिल्डअप करने के बाद वो ईजिली जो है ना फ्लो प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे शेयर थिनिंग भी कहते हैं। तो वो सूडो प्लास्टिक होता है। लास्ट में हमारे पास डायलेटेंट है, और डायलेटेंट में ये होता है कि आप जितनी स्ट्रेस अप्लाई करते रहते वो और ज़्यादा थिक होता रहता है, और ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी बढ़ती रहती है। और जैसे इसकी एग्जांपल सिंपल ये भी थी कि अगर दलदल वगैरह में आप फंस जाते हैं, तो दलदल में फंसने के बाद आप जितना ज़्यादा शेक हिलेंगे, जितना ज़्यादा हिलते रहेंगे, आपको और ज़्यादा दलदल के अंदर फंसते जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी टाइम स्टॉप हो जाते हैं और किसी बंदे का इंतज़ार करते हैं कि वो आए, वो आपको निकाल ले, तो आपकी शायद जान बच सकती है। इसी तरह डायलेटेड फ्लूइड में ये है कि अगर आप उसको जितना ज़्यादा शेक करते रहेंगे वो उतना ज़्यादा हार्ड होता रहेगा, उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और ये बताएं कि वीडियो किस शहर से देखी जा रही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।